नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं युवा जंगल। दोस्तों, युवा जंगल जिसे लिखा है हमारे कवि भैया अशोक वाजपेयी जी ने। किसने लिखा है भैया? अशोक वाजपेयी जी ने। ठीक, याद रखिएगा, अशोक वाजपेयी जी ने इसे लिखा है। दोस्तों, अब इसके बाद बस हमारा हल्दी घाटी बचेगा और इसी के साथ हमारा जो है हिंदी का काव्यखंड समाप्त हो जाएगा और सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। ठीक, अभी मैं एक बात आपसे कहूँगा कि आप जिस सिटी से हैं, जिस भी शहर से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, वो उसे ज़रूर कमेंट में लिखिए। जैसे कि हम आपको बता दें कि हम प्रयागराज से हैं, उसी तरीके से आपको कमेंट करके बताना है कि आप कहाँ से हैं। ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं युवा जंगल। सबसे पहले संदर्भ समझ लेते हैं। संदर्भ क्या है? तो संदर्भ होगा कि प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के युवा जंगल नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता अशोक वाजपेयी जी हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम युवा जंगल के कुछ पद्य जो यहाँ पे हमें दिख। एक युवा जंगल मुझे अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है, मेरी शिराओं में हरा रक्त बहने लगा है, आंखों में हरी परछाइयाँ फिसलती हैं, कंधों पर एक हरा आकाश ठहरता है, होंठ मेरे एक हरे गान में कांपते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर प्रसंग की बात करें तो यहाँ पर कवि व्यक्तियों को जिस प्रकार की बातें बता रहे हैं वो इस प्रकार की बातें हैं। प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि कवि यहाँ पर लोगों को पेड़ों जैसा बनने की सलाह देते हैं और वन संरक्षण पर भी जोर देते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि एक युवा जंगल मुझे, यानी एक जो है नवीन जंगल, एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जंगल मुझे अपनी ओर बुलाता है अपनी हरी हरी उंगलियों से। तो इनकी उंगलियां क्या होती हैं? टहनी। तो ये जो नया जंगल है, ये जो एक नया जंगल है, एक युवा जंगल है, वो कवि को किससे बता रहा है? अपनी छोटी छोटी टहनियों से बुला रहा है, ऐसा वो मान रहे हैं। इस वजह से देखिए, मान रहे हैं तो इसलिए मानवीकरण अलंकार भी यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कवि हैं उन्होंने खुद को पेड़ के समान मान लिया है। ठीक, याद रखिएगा। तो मेरी शिराओं में हरा रक्त बहने लगा है, मेरी शिराओं में आशा रूपी हरा रक्त बहने लगा है, आंखों में हरी परछाइयाँ फिसलती हैं और मेरी आंखों में भविष्य के लिए हरी परछाइयाँ फिसल रही हैं, अर्थात मुझे सब कुछ हरा दिखाई दे रहा है, कंधों पर एक हरा आकाश ठहरा है और मुझे यह एहसास हो रहा है कि मेरे कंधे पर मैंने बहुत बड़ा हरा आकाश उठा रखा है या जिम्मेदारी उठा रखी है। इस प्रकार की बातें। अगली लाइन देखते हैं। होंठ मेरे एक हरे गान में कांपते हैं, और जो मेरे होंठ हैं वो हंस नहीं रहे हैं, वो एक तरफ से हरे हुए गान में यानी हरे ही रंग में जो है क्या कर रहे हैं? कांप रहे हैं। अगली लाइन देखते हैं दोस्तों। मैं नहीं हूँ और कुछ, मैं और कुछ नहीं हूँ, बस एक हरा पेड़ हूँ, बस एक हरा पेड़ हूँ, हरी पत्तियों की एक दीप्त रचना, और मैं एक हरी पत्तियों की एक जो प्रतिबिंब रचना है, मैं वही हूँ, मैं कुछ और नहीं हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर लाइन थी। अब देखते हैं आगे क्या है कि ओ जंगल युवा बुलाते हो, ओ जंगल युवा बुलाते हो, आता हूँ हरे वसंत में डूबा हुआ आता हूँ। ओ युवा जंगल, हे युवा जंगल, तुम मुझे बुला रहे हो तो मैं आता हूँ, परंतु कैसे? जैसे वसंत तुम में डूब जाता है, उसी प्रकार से मैं भी तुम्हारे अंदर डूब जाना चाहता हूँ। तो मैंने आपको अभी बताया कि कवि खुद को पेड़ ही समझ रहे हैं, उन्होंने खुद को पेड़ ही समझा है। इसलिए यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको? मैंने क्या बताया दोस्तों कि आपको यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे मानवीकरण अलंकार की बात मैंने बोली कि यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। ठीक, याद रखिएगा। अब बात करता हूँ रस। यहाँ पर दोस्तों शांत है। रस क्या है? शांत है। और याद रखिए कि साहित्यिक खड़ी बोली का इस्तेमाल करा जा रहा है। ठीक, और साथ ही साथ हमारा अतुकांत है। जो हमारा छंद है वो कैसा है दोस्तों? अतुकांत है। साथ ही साथ शब्द शक्ति हमारी अभिधा एवं लक्षणा है और गुण हमारा प्रसाद है। ठीक दोस्तों, अब चलिए देखते हैं इसी के नीचे इन्होंने एक और भैया लिख के रखा है, भाषा एकमात्र अनंत है। तो इसमें देखिए इसका प्रसंग आप लिखेंगे कि कवि
कवि भाषा की अनंतता को बताते हैं, भाषा को कभी न मिटने वाला बताते हैं। संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड और भाषा एकमात्र अनंत है नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता अशोक वाजपेयी जी हैं। कौन है भैया? अशोक वाजपेयी जी हैं, याद रखिएगा एकदम इनका नाम। ठीक, देखते हैं क्या लिखे हैं कि फूल झरता है फूल शब्द नहीं। फूल झरता है, जिस प्रकार से फूल पैदा होता है उसकी पखुड़ियाँ सूखती हैं और वो झड़ करके पेड़ के नीचे गिर करके वापस मिट्टी में मिल जाता है, फूल शब्द नहीं। परंतु शब्द ऐसे नहीं है फूलों की तरह जो मिट्टी में मिल जाए। फूल और शब्दों में ये बहुत बड़ा फर्क है। बच्चा गेंद उछालता है सदियों के पार, लोकती है उसे एक बच्ची। अब बच्चा एक गेंद उछालता है और सदियों बाद जो है उसको एक लड़की जो है क्या करती है? लोकती यानी कैच करती है, यानी पकड़ती है। आगे देखिए, बूढ़ा गाता है एक पद्य दोहराता है दूसरा बूढ़ा। और एक जो है बूढ़ा है, जब कोई एक पद्य गाता है, कोई बूढ़ा कोई एक पद्य गाता है तो उसके आगे की जो लाइन है या वही लाइन जो है कौन दोहराता है? दूसरा बूढ़ा। भूगोल और इतिहास से परे, वो लोग भूगोल और इतिहास से बिल्कुल परे हैं, परंतु ये काम वो कर रहे होते हैं किसी दलान में बैठा हुआ और किसी दलान में बैठ के। अब दलान क्या होता है तो मैं बता देता हूँ। दलान गाँवों में जो भैया खपरेल होती है उसे दलान कहते हैं, या बरामदा का नाम भी इसे दे देते हैं। ठीक भैया, याद रखिएगा इस चीज़ को। आया बात समझ में? आया? कोई तकलीफ अभी तक नहीं होनी चाहिए, एकदम प्यार से सब बातें। अब देखिए अगला लाइन है कि न बच्चा रहेगा न बूढ़ा, न एक दिन बच्चा रह जाएगा और न एक दिन जो है बूढ़ा रह जाएगा, दोनों नष्ट हो जाएंगे। न गेंद रह जाएगा, न फूल रह जाएंगे, न दलान रह जाएगी, रहेंगे फिर भी शब्द, लेकिन शब्द फिर भी रहेंगे, क्योंकि भाषा एकमात्र आनंद है, क्योंकि भाषा बहुत ही अनंत है, बहुत ही व्यापी है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इसका पूरा का पूरा व्याख्या कर दिया। दोस्तों हमें आशा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी, और जैसा कि मैंने कहा कि आप जिस सिटी से हैं उसका नाम ज़रूर लिखिए। दोस्तों हम जानना चाहते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ कहाँ से हमारे पास पढ़ रहे हैं। तब तक के लिए हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।